मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने आरएनएस संकल्पना पढ़ी थी, आरएनएस की। और आरएनएस के अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H प्लस आयन, और क्षार वो पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। अम्ल तो वो पदार्थ है जो जलीय विलयन में क्या दे, H प्लस आयन, और क्षार वो पदार्थ है जो जलीय विलयन में क्या दे, OH माइनस। आपको सांद्र और तनु के बारे में भी बताया था। सांद्र और तनु, अम्ल हो चाहे क्षार हो, दोनों के लिए एक ही बात है। तो सांद्र तो वो है जिसमें जल की कंसंट्रेशन, जल की मात्रा या सांद्रता, जल की मात्रा क्या होती है, कम, और अम्ल या क्षार की, दोनों में से किसी भी एक की, ये क्या होती है, ज्यादा। और तनु वो है जिसमें जल की मात्रा ज्यादा होती है, ये ग्रेटर देन साइन है ना, ग्रेटर देन, और अम्ल या क्षार की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था प्रबल अम्ल या क्षार। तो जो पूर्णतः वियोजित हो जाए जलीय विलयन में, पूर्णतः वियोजित आयनों में टूट जाते हैं, कहां पर, जलीय विलयन में, वो तो कैसे होते हैं, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार। और जो इसके बाद मैंने बताया था दुर्बल, और दुर्बल अम्ल या क्षार क्या थे, कि जो अपूर्णतया पूरी तरह से वियोजित नहीं होते, अपूर्णतः वियोजित होते हैं। और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार में हमने बताया था, प्रबल अम्ल में अगर देखें हम तो प्रबल अम्ल में कौन कौन आ रहे थे, H2SO4, HNO3 और HCl। और दुर्बल अम्ल में आ रहा था एसिटिक एसिड CH3COOH और H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसी प्रकार से प्रबल क्षार, और प्रबल क्षार में कौन कौन थे, NaOH, KOH। और दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार में कौन थे बच्चों, NH4OH और MgOH का होल ट्वाइस। तो ये आरएनएस के सिद्धांत संकल्पना बताई थी आपको पिछली क्लास में, और इसमें हमने ये सारी बातें पढ़ी थी। तो मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया कि अम्ल वो है जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H आयन, कहां पर, जलीय विलयन में। और क्षार वो है जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH आयन। सांद्र अम्ल या क्षार वो है जो क्या करते हैं, जिनमें जल की मात्रा कम होती है और अम्ल या क्षार की मात्रा ज्यादा होती है। तनु वो है जिनमें जल की मात्रा ज्यादा होती है, अम्ल या क्षार की मात्रा क्या होती है, कम। प्रबल अम्ल या क्षार दोनों में से कोई सा भी जो पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं जलीय विलयन में, आयनों में टूट जाते हैं पूरी तरह, वो प्रबल। और जो पूरी तरह से वियोजित नहीं होते, अपूर्णतया वियोजित होते हैं, वो होते हैं दुर्बल। प्रबल अम्ल के उदाहरण बताए थे H2SO4, HNO3, HCl, और दुर्बल अम्ल के उदाहरण थे एसिटिक अम्ल और H2CO3। प्रबल क्षार NaOH और KOH, दुर्बल क्षार NH4OH और MgOH। तो ये हमारी आरएनएस का सिद्धांत था बच्चों। नेक्स्ट संकल्पना आती है ब्रॉन्स्टेन-लॉरी संकल्पना, अम्ल क्षार की ब्रॉन्स्टेन-लॉरी संकल्पना। तो पहली संकल्पना आरएनएस की संकल्पना हो चुकी है हमारी।
इसके बाद हम देखते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ये दो अलग अलग वैज्ञानिक है, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। तो हम बताएंगे नेक्स्ट, अम्ल व क्षार की ब्रॉन्स्टेड लॉरी संकल्पना। ये ब्रॉन्स्टेड और लॉरी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये संकल्पना दी है, और अब हम देखेंगे इस संकल्पना के अनुसार, इस संकल्पना यानी ब्रॉन्स्टेड लॉरी संकल्पना के अनुसार इन्वर्टेड कोमा में लिख देते हैं हम इसे, अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन क्या होते हैं बच्चों, कल भी बताया था आपको, H+ को क्या कहते हैं हम, प्रोटॉन। अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन H+ देते हैं तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन यानी कि H+ क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं या लेते हैं। तो अम्ल तो क्या करेंगे, H+ त्यागेंगे या देते हैं, और क्षार क्या करते हैं, H+ यानी कि प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रोटॉन दाता जो प्रोटॉन देगा, और इधर लिख सकते हैं प्रोटॉन ग्राही जो प्रोटॉन लेगा। तो प्रोटॉन दाता जो प्रोटॉन देते हैं वो होते हैं अम्ल, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो होते हैं क्षार। प्रोटॉन दाता अम्ल और प्रोटॉन ग्राही क्या होते हैं, क्षार। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, जैसे H2O और अमोनिया, जल और अमोनिया, अमोनिया होती है NH3। यहां पर जल क्या करता है, H आयन देता है, और H आयन देकर ये बदल जाता है OH- में। एक H हटता है तो किस में चेंज हो जाता है, ये OH- में। यहां पर ये H लेता है तो 3 तो ऑलरेडी है, एक और ले लेगा तो क्या हो जाएगा, 4। तो ये बन जाएगा NH4, और प्रोटॉन ले रहा है इसलिए आ गया NH4+। यहां पर ये प्रोटॉन दे रहा है और ये प्रोटॉन ले रहा है, तो देने वाला क्या होता है, प्रोटॉन को H+ को देने वाला क्या होता है, अम्ल, और जो प्रोटॉन लेता है वो क्या होता है, क्षार। इसने तो प्रोटॉन दिया, H हटाया अपना और किस में बदल गया, OH में। इसने H लिया, NH3 था और किस में बदल गया, NH4 में। तो हम दिखा सकते हैं इस तरीके से कि ये H2O क्या कर रहा था, अपना प्रोटॉन दे रहा था और किस में बदल गया, OH में। NH3 ने क्या लिया, प्रोटॉन लिया और किस में बदल गया, NH4 में। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये तो क्या कर रहा था, प्रोटॉन दे रहा था, कौन, जल। एक H को हटा रहा था, -H+ कर दिया इसने, तो यहां से एक H हटा तो ये किस में बदल गया, OH- में। यहां पर ये H+ जो इसने हटाया उस H+ को ये ले लेता है, कौन, अमोनिया NH3। यहां पर ये ले रहा है यानी कि जुड़ रहा है, तो ये 3 थे, ये कितना हो गया, 4, NH4+ बन गया। तो जो अम्ल है इससे जो आगे पदार्थ बनेगा वो इसका संगत क्षार होता है, और इस संगत क्षार को कहते हैं हम संयुग्मी। तो जो अम्ल है उससे जो बनेगा, तो अम्ल से क्या बन रहा है, OH-, तो इसे कहते हैं हम संयुग्मी क्षार। क्या कहेंगे बच्चों, संयुग्मी क्षार। अम्ल से जो बनेगा वो बनेगा संयुग्मी क्षार, और ये क्षार था जिसने H आयन लिया था, तो इससे बना संयुग्मी अम्ल।
आपसे पूछ लेगा कि इसका संयुग्मी क्षार या इसका संयुग्मी अम्ल बताइए। तो अगर अम्ल H आयन हटाता है तो बनता है संयुग्मी क्षार, अगर क्षार H आयन लेता है तो बनता है संयुग्मी अम्ल। तो इस तरीके से ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल की संकल्पना भी बताई कि किस तरीके से संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार बनते हैं। अब अगर हम यहां देखें तो यहां H2O प्रोटॉन H प्लस का त्याग करके OH माइनस में बदलता है, अतः H2O अम्ल है तथा OH माइनस ये अम्ल है, तो जो OH माइनस ये बना रहा है वो क्या हो गया, इसका संयुग्मी क्षार। तो OH माइनस इसका क्या है, संयुग्मी क्षार है। तो देख रहे हैं बच्चों, यहां पर H2O क्या कर रहा है, H प्लस का त्याग कर रहा है और किस में बदल रहा है, OH माइनस में। OH माइनस में बदल रहा है तो इसलिए H हटा रहा है, इसलिए H2O तो क्या हो गया, अम्ल, और क्या बना रहा है, OH माइनस, और वो OH माइनस क्या हो गया, इसका संयुग्मी क्षार। अब यहां पर इसको देखेंगे तो इसी प्रकार क्या कह सकते हैं हम कि NH3 क्या है, क्षार, क्योंकि ये क्या ले रहा है, H प्लस ले रहा है और किस में बदल रहा है, NH4 प्लस में। तो NH3 तो किसकी तरह काम करता है, क्षार की तरह, और NH4 किसकी तरह काम करेगा, संयुग्मी अम्ल की तरह। तो NH3 से बनेगा इसका संयुग्मी अम्ल, और NH3 खुद क्या है, क्षार है बच्चों। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी कह रहे हैं कि अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटॉन का त्याग करेंगे और क्षार वे पदार्थ है जो प्रोटॉन का ग्रहण करते हैं। लेकिन जो जितने बाकी के और हैं जैसे CO2, BF3 और SO2, तो इनके बारे में ये प्रोटॉन लेने और देने से ये बता नहीं पाया कि इनकी प्रकृति क्षारीय होगी या अम्लीय होगी। तो इसलिए सिद्धांत क्या हो गया, पूरी तरह से सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। तो हम इसी अभिक्रिया को आगे और बता देते हैं कि NH3 क्या कर रहा है, यहां NH3 प्रोटॉन यानी कि H प्लस ग्रहण करता है, ग्रहण करके NH4 प्लस में बदल जाता है, अतः ये H प्लस ले रहा है इसलिए क्या है, ये क्षार, अतः NH3 क्षार एवं NH4 प्लस संयुग्मी अम्ल के समान कार्य करता है। तो NH3 तो किसकी तरह करेगा, क्षार की तरह, और NH4 किसकी तरह काम करेगा, संयुग्मी अम्ल के समान। तो ये जो प्रोटॉन लेना और देना है अधिकतर यौगिकों में बता पाए, लेकिन कुछ में जैसे कि CO2, SO2, BF3 इसमें इनकी प्रकृति नहीं बता पाए, इनमें कोई प्रोटॉन का लेना देना नहीं है, तो इसलिए ये क्या रहा, कम सफल रहा। तो हम बता सकते हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी
संकल्पना एप्रोटिक, एप्रोटिक जिनमें H प्लस नहीं होता, एप्रोटिक अम्ल या क्षार जैसे CO2, SO2 तथा BF3 के बारे में स्पष्ट नहीं कर पाए। अतः यह सिद्धांत क्या रहा बच्चों? कम सफल रहा। ठीक है, तो अतः इनकी प्रकृति समझाने के लिए अम्ल व क्षार की लुईस संकल्पना दी गई। ब्रांस्टन लोरी एप्रोटिक थे, जो एप्रोटिक अम्ल या क्षार, इनके बारे में नहीं बता सका कि इसमें कैसे प्रोटॉन का लेना देना होता है, इनकी प्रकृति को नहीं बता सका। तो अब आगे जाके अम्ल और क्षार के बारे में लुईस संकल्पना दी गई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम नेक्स्ट संकल्पना देखेंगे, अम्ल और क्षार की लुईस संकल्पना। अम्ल व क्षार की लुईस संकल्पना। अभी तो हमने प्रोटॉन और लेने और देने के बारे में बताया था, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट बताएंगे। अभी ब्रेक का समय हो चला है, नेक्स्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों आपका। तो अभी हम करा रहे थे अम्ल और क्षार की लुईस संकल्पना। देखिए, अभी जो पिछली संकल्पना बताई थी मैंने ब्रांस्टन लोरी, उसको तो रिलेटेड किया था H प्लस यानी कि प्रोटॉन से। किससे किया रिलेटेड? प्रोटॉन से। यहां पे जो लुईस संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन अगर एक बोले तब तो एक होगा, और जब युग्म आ जाता है तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक साथ, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ। और ये लुईस संकल्पना इलेक्ट्रॉन युग्म से रिलेटेड है, और पहली वाली प्रोटॉन H प्लस से रिलेटेड थी। तो
अब हम बताएंगे लुईस संकल्पना के अनुसार, लुईस संकल्पना के अनुसार डैश करके इन्वर्टेड कोमा में लिख देते हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो, अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। वहां पर तो H+ त्याग किया था, यहां पर युग्म ग्रहण करेंगे। जो युग्म ग्रहण करेंगे वो क्या होते हैं? अम्ल। जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे वो क्या होंगे बच्चों? अम्ल। तथा क्षार वे पदार्थ हैं, तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो क्या करेंगे? इन्होंने ग्रहण किया है तो क्षार क्या करेंगे? त्याग करेंगे। तो क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। किसने दिए? ये लुईस ने दिए हैं। और किससे रिलेटेड है? ये इलेक्ट्रॉन युग्म से रिलेटेड है। जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे वो होंगे अम्ल, और जो त्याग करेंगे वो कौन होंगे? क्षार। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण जो करता है वो क्या होता है? अम्ल। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागता है वो क्या होते हैं? क्षार। तो यहां पर देखिए, अम्ल तो ग्रहण करेंगे और क्षार क्या करेंगे? त्याग। तो यहां पर जैसे ये क्षार है और ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म को हटाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन युग्म को हटाएंगे तो अम्ल क्या कर लेंगे? इसको ले लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। तो इनके बीच में, अम्ल और क्षार के बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है। ये एक बॉन्ड बन जाता है बीच में, इस तरीके से तीर के निशान वाला बॉन्ड बन जाता है। और इस वाले बॉन्ड को कहते हैं हम उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध। तो हम लिख सकते हैं कि क्षार के द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन युग्म अम्ल द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। अतः क्षार व अम्ल के बीच, क्षार व अम्ल के बीच उपसहसंयोजक, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन युग्म दिए जाएंगे तो ये जो बंध होगा वह कहलाता है उपसहसंयोजक। तो अतः क्षार व अम्ल के बीच उपसहसंयोजक उपसहसंयोजक बंध बन जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग किया जाता है। त्याग करने वाला होता है क्षार और ग्रहण करने वाले होते हैं अम्ल। तो क्षार तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेगा और अम्ल क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और इन दोनों के बीच में जो बंध बनता है वह होता है उपसहसंयोजक बंध। तो ये बताई लुईस ने। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन तो अम्ल है और कौन क्षार है?
तो ये हम बता रहे हैं लुईस संकल्पना के अनुसार ही कि अम्ल कौन से पदार्थ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वही तो ग्रहण करेंगे, वही तो ले सकते हैं जिनके पास कमी है। जो अमीर हैं ऑलरेडी तो वो क्यों लेंगे, वो तो क्या करेंगे, उनको हटाने का प्रयास करेंगे, त्याग करेंगे। तो लुईस के अनुसार अम्ल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की कमी किस किस में होगी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी या न्यूनता उन पदार्थ या यौगिक भी लिख सकते हैं, उन यौगिकों में या उन पदार्थों में, उन यौगिकों में होती है जिनका अष्टक क्या होता है बच्चों, सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने 9th क्लास में भी समझाया था। तो बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का होना, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। तो अष्टक कैसा होता है, अपूर्ण होता है, यानी कि पूरा भरा नहीं होता, 8 पूरे नहीं होते, तो जिनका अष्टक अपूर्ण होता है। देखिए दोबारा से, लुईस के अनुसार अम्ल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी या न्यूनता उन यौगिकों में होती है जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, या सभी धनायन, जितने भी धनायन हैं वो भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, या फिर कौन होंगे, सभी धनायन। क्या होंगे बच्चों ये, लुईस अम्ल, सभी धनायन लुईस अम्ल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताएं हम, जैसे कौन कौन आएंगे इन यौगिकों में, जैसे BF3, ये यौगिक है, इसमें अष्टक अपूर्ण होती है बच्चों, बाहर की कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, कमी होती है। जैसे BF3, AlCl3, धनायन जैसे Na+, Mg2+, जितने भी धनायन है सारे धनायन, और जिनका बाहरी कोश 8 इलेक्ट्रॉन से अपूर्ण होता है, कम होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन से, वो सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये हमने अभी आपको बताया लुईस अम्ल। इलेक्ट्रॉन धनी, और इलेक्ट्रॉन धनी कौन होते हैं बच्चों, ऋणायन, या इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले यौगिक लुईस क्षार की तरह, लुईस क्षार की तरह कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे जल है, जल के पास तो दो, एक तो इधर और एक इधर, दो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ऐसे ही अमोनिया है, अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ऐसे ही ऋणायन जैसे कि OH-, Cl-, ये सब क्या है, लुईस क्षार।
जिनके पास इलेक्ट्रॉन खूब है, आराम से धनी है वो इलेक्ट्रॉन के। तो ये क्या है? लुईस क्षार। तो कोई आपसे पूछ ले लुईस क्षार बताइए, तो क्या बताओगे? H2O यानी कि जल, अमोनिया, NH3 और जितने भी ऋण आयन है सबके सब क्या होंगे? लुईस क्षार। कोई आपसे पूछ ले लुईस अम्ल बताइए, तो सारे के सारे धनायन, जितने भी धनायन लिख दे वो सब कैसे हैं? लुईस अम्ल, क्योंकि इनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। या फिर बता सकते हैं हम BF3 और AlCl3, ये भी क्या है? इनमें क्या होती है? बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते बाहरी कोश में, इनका अष्टक अपूर्ण होता है। तो ये भी क्या है? लुईस अम्ल। नोट कीजिए बच्चों। तो ये हमारी 3 संकल्पनाएं हो गई हैं अम्ल और क्षार की परिभाषा के लिए। पहली थी आरेनियस, दूसरी थी ब्रॉन्स्टेन लॉरी और तीसरी थी, क्या थी बच्चों तीसरी? अभी भी बताइए। लुईस संकल्पना। तो एक बार रिपीट हम शॉर्टकट में बताएं इनको। पहली थी आरेनियस, आरेनियस संकल्पना। और आरेनियस संकल्पना में क्या है? H+ दाता बोल सकते हैं या हटाने वाला बोल सकते हैं। तो जिसमें H+ हटे वो क्या होते हैं? अम्ल। और जिनमें OH- हटे वो क्या होते हैं? क्षार। ठीक है। ऐसे ही दूसरी है ब्रॉन्स्टेन लॉरी। और ब्रॉन्स्टेन लॉरी क्या कहते हैं? H+ दाता या प्रोटॉन दाता ये होते हैं अम्ल, और H+ यानी कि प्रोटॉन ग्राही ये होते हैं क्षार। इसके बाद तीसरी संकल्पना आई है हमारी लुईस संकल्पना। और लुईस संकल्पना क्या कहती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे वो क्या होते हैं? क्षार देने वाले। और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले, ग्राही, जो ग्रहण करेंगे वो होते हैं अम्ल। तो दाता तो होते हैं क्षार और ग्राही होते हैं अम्ल। तो ये 3 परिभाषाएं देखी हमने, 3 संकल्पनाएं देखी जो अम्ल और क्षार की परिभाषाएं देती है। और आपको शॉर्टकट में बता भी दिया कि H+ देने वाले अम्ल और OH- देने वाले क्षार। नीचे ब्रॉन्स्टेन लॉरी H+ दाता यानी प्रोटॉन दाता अम्ल और प्रोटॉन ग्राही क्षार। इसी प्रकार तीसरी संकल्पना इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षार और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल। तो ये 3 संकल्पनाएं आपको बताई बच्चों, इनको आप याद करेंगे। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास अम्लों के गुण, सामान्य गुण, अम्ल व क्षार के सामान्य गुण। तो पहले हम अम्ल के सामान्य गुण देख लेते हैं बच्चों। अम्लों के सामान्य गुण। अम्लों के सामान्य गुण में पहला गुण तो आपको मैं बता चुकी हूं कि ये क्या करते हैं? अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल। दूसरा, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके
हाइड्रोजन गैस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस देते हैं। इस पे बच्चों कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल से क्रिया करके ये गैस दे रहा है, बताइए। तो ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास, तो ये वाला टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट करके देखिएगा, याद करना है आपको कि ये बार बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। तो हम एक प्रयोग बताते हैं आपको। हमने एक परख नली ली, एक टेस्ट ट्यूब लिया और इसे हमने एक स्टैंड पर लगा दिया। एक स्टैंड पर हमने इस टेस्ट ट्यूब को लगा दिया। प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम एक। और ये क्या है बच्चों? स्टैंड। और ये क्या है बच्चों? परख नली। इस परख नली में हमने अम्ल डाला और ये अम्ल है तनु यानी कि पानी मिला हुआ तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है बच्चों ये। इसमें क्या डाला जाता है? जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं, दानेदार। तो इसमें डाला क्या? जिंक के दानेदार टुकड़े, जिंक या जस्ता के दानेदार टुकड़े। इस परख नली से एक निकास नली लगाई जाती है और इस निकास नली को एक द्रोणिका में क्या किया जाता है? छोड़ा जाता है बच्चों। और ये द्रोणिका पानी से भरी हुई है। एक द्रोणिका या एक बर्तन है जो क्या है? पानी से भरा हुआ है। जब अम्ल के अंदर दानेदार जिंक डाला जाता है तो आपस में क्रिया होती है और क्रिया के फलस्वरूप बुलबुले निकलते हैं और वो बुलबुले गैस रूप होती है। और वो कहां जाती है? ये हाइड्रोजन गैस है और ये जाती है निकास नली से। ये हाइड्रोजन गैस है, इसका चेक कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन गैस जाती है और यहां बाहर निकलती है। यहां पर जलती हुई मोमबत्ती लेके जाइए। तो मोमबत्ती के पास जैसे ही गैस आती है तो पॉट पॉट, जैसे कि पॉपकॉर्न सिक रहे हो ऐसी आवाज आती है, यानी कि पॉप की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे पॉपकॉर्न सिकते हैं ना, बनते हैं ना, ऐसी ध्वनि सुनाई देती है। तो पॉप की ध्वनि, और पॉप की ध्वनि आती है, यही बताती है कि ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो देखिए बच्चों, जब धातु डाली जाती है अम्लों में तो हम यहां पर लिखेंगे अम्ल और यहां पर डालते हैं धातु, तो बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं, हमने लिया H2SO4, क्या डाला इसमें? जिंक, Zn, जस्ता डालते हैं तो बनता है बच्चों ZnSO4 लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और हाइड्रोजन गैस की चेकिंग कैसे करते हैं हम? जलती हुई तीली या मोमबत्ती ले जाने पर पॉप की ध्वनि सुनाई देती है। तो ये हमने अम्ल के सामान्य गुण देखे। अभी और भी इसके अम्ल के गुण हैं जो नेक्स्ट क्लास पर देखेंगे हम। तब तक के लिए बच्चों ठीक है, ओके, बाय।